प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये सेशन आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो बात होने वाला है आप सभी लोगों के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट नागरिक शास्त्र के अति लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में। और जितने प्रश्नों का डिस्कशन आप लोग के साथ किया जा रहा है डिस्कशन, वो सभी के सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछने वाले हैं, निश्चित तौर पर आपको लाभान्वित करने वाले हैं। और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपका एनसीईआरटी के बेस पर पूरा का पूरा ये सभी प्रश्न डिपेंड है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर डिस्कशन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा जरूर देखिएगा और थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहेगा तो इसे क्लासमेट पर अपने शेयर जरूर कर दीजिएगा। शीत युद्ध के दो कारण बताइए। देखिए शीत युद्ध के प्रमुख कारण कौन कौन से थे डिविजन। देखिए शीत युद्ध के कारणों में अगर बात किया जाए तो पहला देखिए महत्वपूर्ण जो है परमाणु बम का आविष्कार। देखिए हिरोशिमा के नागासाकी, हिरोशिमा यानी जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर जब अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था 1945 में, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त और 9 अगस्त को, ठीक है ना। हिरोशिमा पर 6 अगस्त और नागासाकी पर 9 अगस्त को, ठीक है ना। तो जब परमाणु बम का आविष्कार ये था, देखिए ये शीत युद्ध का कारण बना, ठीक है ना, शीत युद्ध के कारणों में। और दूसरा जो महत्वपूर्ण हो जाएगा, जून 1948 में सोवियत संघ द्वारा जो था बर्लिन की घेराबंदी जो हुई थी, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण थी शीत युद्ध के लिए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। चलिए दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, सोवियत संघ के विघटन का आरोप किस पर लगाया गया था। देखिए सोवियत संघ के विघटन के बारे में बात किया जाए तो मिखाइल गोर्बाचेव को उत्तराधिकारी माना जाता है, ठीक है, उत्तरदायी माना जाता है। मिखाइल गोर्बाचेव जो कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति के रूप में थे, तो मिखाइल गोर्बाचेव को उत्तरदायी माना जाता है, क्योंकि उसकी सुधारवादी नीति के कारण ही बाल्टिक गणराज्यों ने अलग होने की आवाज उठाई थी। ठीक है, तो इसलिए जो है किसकी बात होती है, मिखाइल गोर्बाचेव को जो है हाईलाइटेड किया जाता है। चलिए डिस्कशन बढ़ते हैं हम लोग आगे यहाँ पर और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्नों को। देखिए ये सभी प्रश्नों की श्रृंखला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए तीसरा आपका इंपॉर्टेंट जो हो जाएगा, नेपाल गणतंत्र कब हुआ। नेपाल जो था सन 2008 में, यानी नेपाल में देखा जाए तो गणतंत्र यानी राजतंत्र को समाप्त करके वहां पर लोकतांत्रिक गणराज्य की जो व्यवस्था बनाई गई थी वो किया गया था सन 2008 में। ठीक है, ये भी एक बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। देखिए सुरक्षा परिषद के क्या कार्य है। देखिए जो नागरिक शास्त्र का महत्वपूर्ण प्रश्न ये चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। और सुरक्षा परिषद के कार्य देखिए बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। पहला देखिए क्या है, सुरक्षा परिषद जो होता है विश्व में शांति एवं सुरक्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। क्या है, सुरक्षा परिषद जो है पूरे विश्व में शांति एवं सुरक्षा के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है, यानी उसके लिए वो उत्तरदायी होता है। ठीक है ना, कौन, सुरक्षा परिषद। दूसरा देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा, विश्व के किसी भी देश से संबंधित जो झगड़े हैं या विवादों के समाधान हेतु जो बातें होती हैं वो देखिए सुरक्षा परिषद के को ध्यान में रखते हुए होती हैं। ठीक है ना, यानी सुरक्षा परिषद उसमें जो है महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाता है कौन, सुरक्षा परिषद। ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, इसका अगर पूरा बात किया जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ उसे हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं नागरिक शास्त्र का। देखिए अति लघु प्रश्नों का श्रृंखला जो है पांचवा प्रश्न, देश की नीति निर्माताओं ने किसे देश की अखंडता एवं व्यवस्था के लिए खतरा माना है। तो देखिए भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को जो है उसे जो है मुख्य रूप से अखंडता एवं व्यवस्था के लिए खतरा माना गया है नीति निर्माताओं के द्वारा। भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बात करें तो ये देखा जाए तो इंटरनेशनल समझौता था, अंतरराष्ट्रीय समझौता की बात होती है, जिसके अंतर्गत बात किया गया देशों के औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कैसे कम किया जाए। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों को कैसे कम किया जा सके। ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ठीक है ना, ये सभी जो गैसें हैं इनको कैसे कम किया जाए और उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए। और यह समझौता जो था 1997 में जो था जापान के क्योटो में हुआ था। कहां पर हुआ था, जापान का शहर जो क्योटो है वहीं पर यह समझौता किया गया था। कब किया गया था, सन 1997 में। और इसे 16 फरवरी 2005 से लागू भी किया गया। किसे, जो ये समझौता किया गया इसको लागू किया गया कब, 16 फरवरी 2005 से। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैंने पहले ही बताया कि आपको कि एक से बढ़कर एक प्रश्न है। देखिए श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। देखिए श्वेत क्रांति की जो बात होती है वो दूध के अधिक उत्पादन एवं
दूध से बने हुए पदार्थ, जैसे दूध से बने हुए पदार्थ में बात करते हैं हम लोग मक्खन की, दही भी क्या होता है, दूध से बनता है। पनीर जो होता है ये भी दूध से। तो दूध और दूध से बने हुए जो पदार्थ हैं उनके उत्पादन में कितनी तेजी गति से वृद्धि किया जाए, तो इस वृद्धि के लिए जो क्रांति की गई, यानी तीव्र गति से वृद्धि के लिए जो क्रांति की गई थी उसका नाम था श्वेत क्रांति। ठीक है दोस्तों, इसमें जो इसके माध्यम से क्या हुआ, जो दूध के व्यापार में जो है दूध के देखा जाए तो पैदावार में, उत्पादकता में बहुत ही जो प्रत्यक्ष जो प्रमाण इसका देखने को मिला। नेक्स्ट प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने वाला देश किसका निर्धारण करता है। तो देखिए गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने वाला जो देश है स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण करता है। किसका निर्धारण करता है, स्वतंत्र विदेश नीति का। ठीक है ना, निष्पक्ष रहकर अपने राष्ट्रहित की बात करता है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखिए 9वां प्रश्न क्या है, भारत पाकिस्तान। देखिए भारत पाकिस्तान से रिलेटेड जो प्रश्न आता है तो वैसे ही वो हाईलाइटेड हो जाता है। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल विवाद किसका मध्यस्थता से सुलझाया गया, यानी किसकी मध्यस्थता से जो है भारत पाकिस्तान के सिंधु जल विवाद को सुलझाया गया। देखिए दोस्तों, जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु जल को लेकर विवाद था वो विश्व बैंक की मध्यस्थता के द्वारा, यानी विश्व बैंक इसमें बीच वही पड़ा था। ठीक है ना, मांडवाली करवाने के लिए। तो विश्व बैंक की मध्यस्थता से वर्ष 1960 में, वर्ष 1960 में जो था जिन सिंधु जल संधि पर जो है हस्ताक्षर किए जाने से सुलझाया गया। ठीक है ना, सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुआ, उसके बाद इस समस्या का निवारण किया गया। ठीक है, ये प्रश्न जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रथम एफ्रो एशियाई एकता सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रथम एफ्रो एशियाई एकता सम्मेलन कहाँ हुआ। देखिए दोस्तों, प्रथम एफ्रो एशियाई एकता सम्मेलन के बारे में बात किया गया तो ये इंडोनेशिया का एक शहर है जिसका नाम है बांडुंग। ठीक है ना, इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में जो है वर्ष 1955 में आयोजित हुआ था। क्या, प्रथम एफ्रो एशियाई एकता सम्मेलन कब किया गया था, इंडोनेशिया के बांडुंग में किया गया था और वर्ष 1955 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रश्न था ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर। अभी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला भी जारी है दोस्तों, इन प्रश्नों को जरूर देखिएगा। यदि एक भी प्रश्नों को आपने छोड़ा तो निश्चित तौर पर आपको पछताना पड़ सकता है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा। नेशनल फिश वर्क्स फोरम की स्थापना क्यों की गई थी। देखिए नेशनल फिश वर्क्स फोरम, नेशनल फिश वर्क्स फोरम, देखिए इसकी स्थापना जो था उदारीकरण के चलते जो था सरकार द्वारा बनाई गई नई आर्थिक नीतियों के विरोध में, यानी सरकार द्वारा जो बनाई गई आर्थिक नीतियों के विरोध में जो था किया गया था, तथा मछुआरों की आजीविका को सुरक्षित करने के लिए मुख्य रूप से जो था ये नेशनल फिश वर्क्स फोरम को चलाया गया था या इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, कि मछुआरों की दिनचर्या जो है, जीवन है वो चल सके और मछुआरों के प्रति जो है सरकार ने अपना उदारीकरण यानी उदारता वाला दृष्टिकोण दिखाया। ठीक है, ये प्रश्न भी जो है बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, शक्ति संतुलन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, शक्ति संतुलन क्या है। देखिए दोस्तों, शक्ति संतुलन का मतलब होता है शक्ति का समान बने रहना। ठीक है, जैसे कहा गया कोई दो पक्ष है, अब दो पक्षों में एक बहुत मजबूत है एक बहुत कमजोर है, तो कमजोर के पास भी कोई ताकतवर का खड़ा होना ही क्या कहलाता है, अब बैलेंस्ड हो गया, यानी पावर दोनों तरफ का बैलेंसिंग हो गया। किसी भी आपात स्थिति को ध्यान में रखते हुए युद्ध की स्थिति पर देखा जाए तो अपने संभावित शत्रु से टक्कर लेने के लिए पहले ही अन्य राष्ट्रों का सहयोग प्राप्त करके अब उसे अपने पक्ष में बनाए रखना ही क्या कहलाता है, शक्ति संतुलन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होता है अपने अपने राष्ट्र हित के बारे में बात करना और साथ ही साथ क्या है जब अब लगे कि हम कमजोर पड़ रहे हैं तो दूसरे जो कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रियां हैं, उनका सहारा लेना और उनके सहारे के माध्यम से जो है और युद्ध के बारे में या और जो चीजें हैं उनके बारे में बात करना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर दोस्तों। ये प्रश्न जो है ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बॉम्बे प्लान किसे कहा जाता है। देखिए बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बॉम्बे प्लान किसे कहा जाता है। देखिए भारत में नियोजन को गति देने के लिए अगर कहा जाए तो वर्ष 1944 में, नियोजन को गति देने के लिए वर्ष 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने देखिए क्या किया, नियोजित अर्थव्यवस्था के संचालन के संबंध में एक संयुक्त प्रस्ताव को पारित किया जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। देखिए बॉम्बे प्लान लाने के पीछे वजह क्या था कि जो यहाँ के उद्योगपति थे, यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए उन्होंने अपने सामूहिक रूप से जो है उन्होंने एक कदम बढ़ाया, एक कदम मिलाया, इससे कि यहाँ की अर्थव्यवस्था जो समान हो मतलब मजबूत बन सके और जो बहुत पूंजीपति और बहुत कमजोर जो ये वर्ग थे उनके बीच में जो थोड़ा सा
इस गहराई को भी भरने का प्रयास किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एनपीटी तथा सीटीबीटी का विस्तृत रूप क्या है? देखिए एनपीटी के बारे में अगर बात किया जाए तो परमाणु अप्रसार संधि। क्या है? परमाणु अप्रसार संधि जो है वो एनपीटी का पूरा नाम हो जाएगा। और सीटीबीटी के बारे में कहा जाए, सीटीबीटी के बारे में तो देखिए इसका नाम हो जाएगा व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि जो है ये है सीटीबीटी का पूरा नाम। एनपीटी का क्या है? परमाणु अप्रसार संधि। और सीटीबीटी का जो हो जाएगा व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक से बढ़कर एक प्रश्नों की श्रृंखला है, इसलिए मैं कंटिन्यूअसली आप लोग को समक्ष जो है प्रस्तुत कर रहा हूँ इसे। maastricht संधि का क्या अर्थ है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन। maastricht संधि का क्या अर्थ है? देखिए यूरोपीय संघ के गठन हेतु देखिए एक संधि का संस्थापक सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था इस पर, और इसे ही हम लोग maastricht संधि के नाम से जानते हैं। इस संधि में समझौता हुआ कि यूरोपीय संधि जो के देश के अधिकार समान होंगे। मतलब ये कहा गया कि जो यूरोपीय संघ में जो शामिल रहेंगे सबको मजबूती मिलेगी और सभी लोग एक दूसरे के लिए तत्पर रहेंगे, और इन समझौतों में जो जो बातें की गई हैं उन पर सभी लोग अमल करेंगे। जो भी maastricht संधि या तो जो भी यूरोपीय संघ में जो लोग शामिल है वो इसका पालन करेंगे। ठीक है डियर, चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग। तो डियर इस तरीके से था आप सभी लोगों के लिए 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट नागरिक शास्त्र के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला। महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और याद रखिएगा डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इस चैनल का लिंक जो है उसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत। लेकिन एक काम जरूर कीजिए, फटाफट इसे शेयर कीजिए और रात दिन जम के मेहनत करिए, क्योंकि हिंदी के बाद आपको सिविक्स पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो डिस्टेंस रात भर आपको जागना पड़ेगा, बता दे रहे हैं। रात भर का श्रम, एक दिन का परिश्रम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है, और आपके परसेंटेज जो है वो आपके जीवन में जो रंग भर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर डिस्टेंस आप लोग रात भर जो है टीचर सर चैनल के साथ जुड़कर सिविक्स के जितने भी वीडियोस है मोस्ट इंपॉर्टेंट है 120-30 उसको रात भर में पूरा मास जाइएगा, और निश्चित तौर पर जो सुबह जाएंगे तो आप एक अलग ऊर्जा के साथ जाएंगे और बहुत ही भरपूर तरीके से बहुत ही जबरदस्त पेपर देकर आएंगे आप अपने सिविक्स का। चलिए इसे फटाक से शेयर जरूर कीजिए।